PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर, टेलीनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सनसनी खेज मुकाबले जारी हैं और कल जो मैच हुआ वो बहुत ही नेल बाइटिंग मैच था, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का। मगर आज जो मैच होने जा रहा है वो इससे भी ज़्यादा कहते हैं कि नेल बाइटिंग साबित हो सकता है, क्योंकि वो है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान और हो रहा है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। मुल्तान की आवाम और शायकीन क्रिकेट जो है पुरजोश नज़र आ भी रहे हैं और हमें लगता है कि इस वक्त स्टेडियम जो है वो खचाखच भरेगा, क्योंकि शहर भी ऐसा है, ट्रेडिशनैलिटी उस शहर में और क्रिकेट का जुनून भी पाया जाता है। अगर थोड़े से स्टैट्स पे बात करें तो दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल हुई हैं आपस में 19 बार, जिसमें लाहौर ने जीता है 9 बार और मुल्तान सुल्तान का पलड़ा 10 बार भारी रहा है। तो कहते हैं कि ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है और ज़बरदस्त मैच के साथ अगर हम मज़ीद इसको कहते हैं ना कि इस पे तबसरा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है और ख़ास तौर पर मुल्तान सुल्तान के लिए तो डू एंड डाई सिचुएशन ऑलमोस्ट आ गई हुई है। उनको जीतना बहुत ज़रूरी है ये मैच। जिस तरह हम कल जिक्र कर रहे थे कि कराची किंग्स को मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और वो जीत गए, आज मुल्तान सुल्तान को मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनका मुकाबला लाहौर कलंदर्स के साथ है। लाहौर कलंदर की टीम बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड और मतलब फॉर्म में है। इन फॉर्म उनके बैटर्स भी हैं, इन फॉर्म उनके बॉलर्स भी हैं और फील्डर्स सपोर्ट कर रहे हैं अपने बॉलर्स को। सो ये वाला एलिमेंट जो है ना वो मिसिंग है मुल्तान सुल्तान में। कि अब ये मुल्तान का होम क्राउड भी है और आज आप उनकी फ़ैन भी हैं, आज आप उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। मुल्तान की आपने कढ़ाई पहनी हुई है, तो आई थिंक हिना की लाज रखिएगा, मुल्तान सुल्तान आज जीतें, कुछ करें। सर बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये एक वाहिद टीम है जिसको अपने पॉइंट्स टेबल पे अपनी पोजीशन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए सर मैच जीतना होगा। और बिल्कुल, और इसमें ज़बरदस्त किस्म के बैटर्स हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट रिजवान, इफ़ यू टॉक अबाउट अदर इनका मिडिल ऑर्डर इज़ वेरी गुड। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, बोल रही हूँ, हम तो कह रहे हैं कि वो खेल भी बुरा नहीं रही है। बिल्कुल, द थिंग इज फिनिश नहीं कर रही। एक्चुअली टीमें हमेशा अच्छी वो होती हैं, ठीक है खेल अच्छा रही हो, लेकिन उनको फिनिश इन टर्म्स ऑफ विनिंग। आप जब तक जीतेंगे नहीं, अभी देखना वो टेबल पे नहीं आए हैं पॉइंट्स टेबल पे। सो जैसे जैसे वो अगर अभी आगे रह गए उनके मैच 3 मैचेस वो खेल चुके हैं, तीनों वो हार गए। सो अब अगर आइंदा 1 से 2 या 3 मैच और अगर लूज कर गए तो देन तो उनके पास बड़ा मुश्किल चांस हो जाएगा कि वो टॉप 4 में फिनिश करें। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कीन होंगे कि आज का मैच और पूरी मेहनत करेंगे और पूरी जान लगाएंगे आज का मैच वो जीतने के लिए। अगर हम इनको अगर देखेंगे ये अपनी दोनों टीमें अपने पिछले मैचेस किस तरीके से खेलती हुई आई हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्तान सुल्तान गो के टीम अच्छी लग रही है लेकिन डिलीवर नहीं कर रही। अगर हम पहले मुल्तान सुल्तान का ही अगर हम जिक्र कर रहे हैं, ये मैच था जो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का हुआ था। इसमें 227 रन पहले तो करवा दिए, जो कि सबसे बड़ा जो रोल जो था जो उन बैटर्स ने पे किया, जिसमें नज़र आया कि मुल्तान पेशावर ज़ल्मी जो है वो तो स्ट्रगल कर रही थी। आपने उनको एक मौका दिया। कैटबोर्ड ने 52 रन किए। उसके बाद अगर आप देखें तो मोहम्मद हारिस ने 45 बड़ा ब्लिस्टरिंग नॉक खेली और अब्दुल सबद ने 14 बॉल्स पे 40 रन करके इतने 227 रन का जब इतना बड़ा पहाड़ रख दिया उन्होंने, तो उसके बाद तो उनके पास इतना चांस नहीं था। आप देखेंगे 107 रन के ऊपर टीम आउट हो गई। सो जब आप इतना ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेंगे, इतने ज़्यादा रन आप करवा देंगे, तो फिर आपके पास एक ही मौका रह जाता है कि आप हिट मारें और उसके बाद यह है कि आपको रन तक पहुंचने के लिए वो एवरेज मेंटेन करना होता है। लेकिन आप देखेंगे अगर बॉलिंग की तरफ देखते हैं तो आप अली रज़ा ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, आरिफ याकूब ने वहाँ बहुत अच्छी बॉलिंग की और मिचेल ओवर ने जिन्होंने 2 विकेटें 2 रन पर ली थी और इन्होंने उनको बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स ने मुल्तान सुल्तान को बिल्कुल ही ठहरने नहीं दिया। सो उसका ये नतीजा ये हुआ कि पेशावर ज़ल्मी जीत के आगे चली गई, लेकिन अगला मैच जाके पेशावर ज़ल्मी कराची से हार गई। सो आई थिंक ये तो था आपका मुल्तान का तकाबली जायज़ा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि लाहौर कलंदर वो पहला मैच बुरा खेली, उसके बाद उनके थिंक टैंक ने बहुत ज़बरदस्त सोच समझ के अपनी टीम ने वो तब्दीलियां लेकर आए और उनकी वो तब्दीलियां बहुत कारगर साबित हुई
और उसके बाद वो जो है उनके वो जो प्लेयर्स जो फॉर्म में नहीं थे वो वापस आपको फॉर्म में आते हुए नजर आए। अगर हम शाहीन आफरीदी की बात करें, अगर हम हारिस रऊफ की बात करें, पहले तो हम उनके बॉलर्स की अगर बात करते बैटर्स की अगर हम बात करते हैं तो फ़खर जमान इज इन गुड फॉर्म। आप देखें उन्होंने 76 रन किए हुए थे। मिचेल बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उन्होंने पिछले मैच में 75 रन किए। सैम बिलिंग्स 19 रन किए, लेकिन वो अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। 201 रन किए थे उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ, और उसके बाद कराची किंग्स को उन्होंने 136 रन पे आउट कर दिया था। तो एक विनिंग नोट के ऊपर उन्होंने फिनिश किया था। हालांकि खुशदिल शाह ने और हसन अली वगैरह ने नीचे आके कोशिश की, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो रन इतने ज़्यादा लगे हुए थे बोर्ड पे। और जिस तरह आप रिशाद हुसैन को देखें, इनको जब टीम में डाला 3 आउट किए इन्होंने। शाहीन शाह आफरीदी पहले ही ओवर में आउट कर देते हैं, 3 इन्होंने आउट किए थे। सिकंदर रजा ने 2 आउट किए थे। तो इसलिए मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक इनफॉर्म टीम अब उनको मजबूर करे कि वो गलतियां करें। यानी इनके जो इनफॉर्म बैट्समैन हैं उनको पहले आउट करना होगा, उनके जो इनफॉर्म बॉलर्स हैं उनको विकेट्स नहीं देनी होंगी, और मुल्तान की पिच देखनी होगी कि पिच की बिहेवियर क्या हो सकता है। फ्लैट पिच होगी, मुझे लगता ही है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो मॉइस्चर का तो कोई चांस है नहीं। आप शाम को 8 बजे के करीब मैच खेलते हैं, सो परफेक्ट बैटिंग पिच होगी। टॉस जीत के क्या वो करते हैं क्या नहीं, तो ये स्ट्रेटजी जो है मुल्तान सुल्तान को बनानी पड़ेगी। क्या वो कंफर्टेबल हैं कि पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा स्कोर उनको टारगेट दें, या वो उनको पहले बैटिंग करा के जिस भी स्कोर तक वो पहुंचती है लाहौर कलंदर, उसके बाद वो उसको चेस करें। लेकिन दोनों सूरतों में मुकाबला टॉप क्लास बैटर के खिलाफ है मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग का, और टॉप क्लास बॉलर के खिलाफ जो बैटर्स हैं टॉप, उनके खिलाफ को खेलना पड़ेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, और यही वो क्राउड जो है ये देखना चाहेगा कि किस तरीके से आज का मैच होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक तरफ शाहीन है, दूसरी तरफ रिजवान है। तो सो व्हाट डू यू थिंक कि कैप्टनसी है वो कैसे रंग ला सकती है, क्या स्ट्रैटेजी लेके आना पड़ेगी, क्योंकि लाहौर की तो स्ट्रैटेजी दे नो इट, हाउ अबाउट मुल्तान? देखिए सीधी सी बात ये कि स्ट्रेटजी क्या है, आपको पता है कि आपको T20 के फॉर्मेट में अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो इनफ देयर इज़ अ पार स्कोर। किसी भी आप ग्राउंड में चले जाएं या T20 के फॉर्मेट में किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो राउंड अबाउट 180 प्लस 190 प्लस जो है ना आपका पार स्कोर होता है। पार स्कोर वो कहलाता है कि इतने अगर आप रन्स कर लेंगे तो आपके बॉलर्स उन रन्स को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस पार स्कोर से नीचे किया, से 140, 130, 135 एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर, ऐसी पिच पे नहीं जैसे हमने कल देखी थी कराची किंग्स और जो उसका मैच हुआ था वो बड़ी बॉलर्स ओरिएंटेड पिच थी, तो वहाँ तो रन्स कम हुए। लेकिन अगर फ्लैट पिच है तो उस पर आपको ज़्यादा रन्स करने होंगे, एक पार स्कोर आपको बनाना होगा, और अगर आप चेस कर रहे हैं फिर उनको उस पार स्कोर तक नहीं जाने देना होगा। आपको रोकना होगा 140 पे 150 के अंदर, ताकि आपकी जो टीम की जो बैटिंग है वो उस हदफ को पूरा कर ले। वेरी वेल सेड सर। सर इस वक्त चलते हैं ज़रा मुल्तान, देखते हैं क्या जोशो खरोश है। सिटी ऑफ सेंट्स कहते हैं, और सिटी ऑफ सेंट्स में जो लोग हैं, जो शायकीन क्रिकेट है, जो PSL फीवर है, उसके बारे में देखते हैं। और हमारे नुमाइंदे वहाँ इमरान अरशद मौजूद हैं। जी इमरान। PSL सीज़न 10 के हवाले से जो आज मुल्तान के अंदर मैच होने जा रहा है, तो मुल्तान के अंदर एक तो इंटरनेशनल खिलाड़ी उतरेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मुल्तान के अंदर भी जो है वो PSL सीज़न 10 के मैचेस हो रहे हैं। तो इस हवाले से मुल्तान के शहरियों की सपोर्ट आज किस टीम के साथ है और वो किस तरीके से PSL के मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का जो टकरा है उसको देखने के लिए भी शायकीन क्रिकेट बेताब है। हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि मुल्तान सुल्तान या लाहौर कलंदर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सर बेसिकली मुल्तान, क्योंकि मुल्तान से है तो मुल्तान को सपोर्ट करेंगे। मुल्तान सुल्तान हमारे शहर की टीम है तो हम बेसिकली उसी को सपोर्ट करेंगे। तो जिस तरह आप देखते हैं कि अभी मुल्तान में मैच हो रहे हैं, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं थी, अब मुल्तान में क्रिकेट आ गई है, तो लोग बहुत उम्मीद हैं, खुश हैं कि मुल्तान में क्रिकेट आ गई है। तो उस हवाले से बड़ा अच्छा लगता है कि PSL के मैच देख रहे हैं, और हम खुद भी क्रिकेटर हैं तो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान को जी मुल्तानी सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई बल्कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी जो है वो सरजमीन औलिया के ऊपर और पाकिस्तान में उतर रहे हैं। तो जो मुल्तान के शायकीन क्रिकेट हैं और जो क्रिकेटर हैं उनकी सपोर्ट मुल्तान सुल्तान के साथ है, और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आज का मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम विन करेगी। जी
थैंक यू इमरान फॉर अपडेटिंग अस एंड इट्स वाज अ वेरी वर्सेटाइल कमेंट कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो मुल्तान को ही सपोर्ट करेगी। तो मुल्तान की जो लोग हैं वो मुल्तान की तरफ है, बट लाहौरी जो है वो भी बहुत करीब है। देखिए यही तो फैन बेस है, यही तो सपोर्ट है। मुल्तान को डेफिनेटली, मुल्तान के जितने भी फैंस हैं, शायकीन हैं या क्रिकेट फैंस हैं, वो सारे के सारे मुल्तान को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक और एलिमेंट को भी देखना होगा क्योंकि आज गर्मी 38 डिग्री वहाँ पर और बड़ी एक्सेसिव हीट है। इसमें इन दोनों टीमों को आपस में मुकाबला करना होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये क्योंकि सारा साल इसी किस्म की कंडीशन में खेलने लेते हैं तो ट्यून अप होंगे सारे प्लेयर्स। लेकिन यह है कि हाइड्रेशन का ख्याल रखना होगा कि डिहाइड्रेशन में कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता इंजरी का कोई एलिमेंट ना आ जाए। सो मेरे अपने नज़दीक हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मैच, और मुल्तान सुल्तान के लिए हम सबकी ख्वाहिशात है कम से कम टेबल पे तो आए था कि ज़रा अपने पॉइंट्स टेबल को तो वो झंझोड़े ना, हिलाएं ज़रा उसको। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो थोड़ा सा सर स्क्वाड भी देख लें, ओवरऑल स्क्वाड के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि उनके पास जो ऑप्शंस हैं उनको ये किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर की तो हमें भी फिलहाल बाद में डिस्कस करें। अगर हम पहले मुल्तान सुल्तान की टीम को देखें ना तो उसमें उनके साथ काफ़ी इश्यूज हैं। आप देखें कि उनके पास रिजवान फॉर्म में है, शायद हो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, उस्मान खान 30-35 करके आउट हो जाते हैं, कामरान गुलाम ने अभी तक कोई इतना इंप्रेसिव शो नहीं किया, ब्रेसवेल अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में इनसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। इफ्तिखार अहमद अभी तक बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट नज़र आ रहे हैं। जॉर्डन को इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, विली जो है वो इन्होंने पिछले बुरी बॉलिंग नहीं की थी लेकिन स्टिल मैच को नहीं जिता सके। शाहिद अजीज़ इनके इमर्जिंग प्लेयर हैं जो कि शायद ना खेलें। उसामा मीर ने अगेन पिछले मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, आकिब जावेद ने भी पिछले मैच में कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की। अब ऑप्शंस क्या हैं इनके पास, आप देखेंगे मोहम्मद हसनैन इनके पास हैं जिन्होंने एक मैच खिलाया था, बिल्कुल ही उन्होंने अच्छी बॉलिंग वहाँ नहीं की थी, तो कॉन्फिडेंस में भी ना आए। मुझे जो एक नज़र पड़ती है मेरी अगर किसी के ऊपर तो वो है फैसल अकरम। फैसल अकरम लेफ्ट आर्म बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, गुगली और चाइनामैन करते हैं। फैसल अकरम एक वो प्लेयर हैं इनके पास जो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। सो इनको ये सोचना है कि किसी ना किसी तरीके से इनको फैसल अकरम को कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मुल्तान में देयर इज़ ए चांस कि आपकी स्पिनर्स को हेल्प करे। सो अगर उसामा मीर के साथ फैसल अकरम आ जाते हैं एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर, आपको नहीं ज़रूरत कि आप 7 से 8 बैट्समैन खिलाएं, आप 6 बैट्समैन के जाएं, 20 ओवर्स उनको खेलने चाहिए। बॉलिंग की आमरी आपके पास पूरी होनी चाहिए। इनके पास तैयब ताहिर भी है जिनको सही सकते हैं, ठीक है। इनके पास यासिर खान एक है जो कि ओपन आके अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे जो है इनमें और कोई उबैद शाह आई थिंक रॉ हैं। देखना होगा कि इनको ये उबैद शाह को की जगह पे फैसल अकरम आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ये तो क्योंकि मैं पिच के बारे में अभी यहाँ से बैठ के तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये एक मुझे तैयब ताहिर जो है वो में तो खेलते हैं कौमी टीम में, बट वो मुल्तान सुल्तान में क्यों नहीं खेलते? मुल्तान एक्चुअली वो क्योंकि देखें ना, आपको 2 से 4 प्लेयर्स तो फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं। फिर अगर आपके पास नंबर ऑफ बैटर्स ज़्यादा हो गए तो किसी एक बैटर को बाहर बिठाना पड़ता है, और इस वक्त वो तैयब ताहिर फिलहाल बाहर बैठ रहे हैं। लेकिन मेरे अपने नज़दीक तैयब ताहिर को अगर कहीं मौका मिलता है, आपकी देखिए ना इफ्तिखार के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। सो इफ्तिखार की जगह पर वो तैयब ताहिर को लाने के लिए तैयार नहीं है। सो मेरे अपने नज़दीक वो अभी भी अपने एक्सपीरियंस स्लॉट के ऊपर ही जाएंगे। लेकिन तैयब ताहिर इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन वो है, लेकिन मेरी ज़्यादा तवज्जो जो है ना, ये जो मैं फील करता हूँ कि इनको फैसल अकरम की तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, they will as a bowler he will be like beneficial, यानी वो विकेट भी लेके आपको दे सकता है। आपको बीच में जब विकेट चाहिए होती हैं उस वक्त स्पिनर्स आपके ऊपर काफ़ी कारगर साबित होते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को ना पेस के साथ हिटें लग जाती हैं, फिर स्पिनर्स को आपको मारना पड़ता है। सो मेरे अपने नज़दीक ये है, लाहौर कलंदर मेरे ख्याल वो बड़ी अपबीट होगी, कॉन्फिडेंस होगी उसका बड़ा हाई होगा। अगर आप उसकी अगर आप देखते हैं कलंदर की टीम तो डिलीवर कर रहे हैं, नहीं डिलीवर कर रहे तो उनको ड्रॉप कर दिया। फ़खर जमान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, अब्दुल्ला शफीक ठीक खेल रहे हैं, मिचेल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसके बाद सैम बिलिंग्स को देखें, सिकंदर रज़ा, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़, आई थिंक रिशाद हुसैन और आसिफ आफरीदी, आई थिंक सारे का सारा ये ज़बरदस्त किस्म का पैक है। और इनके पास जो बैकअप में प्लेयर्स बैठे हुए हैं उसमें आसिफ अली है, परेरा जो है वो आपके 11 का हिस्सा है। सो इनके पास तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की टीम मौजूद है। जमान खान इनके पास मौजूद है। सो मुझे मेरे नज़दीक लाहौर कलंदर को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। वो जो भी टीम उतारेंगे वो वेरी वेल बैलेंस्ड होगी, और जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी पिच की कंडीशंस होंगी, उसके मुताबिक उनके पास स्क्वाड में सारे लवाजमात मौजूद हैं। जिसको वो चाहेंगे उसको प्लेइंग 11 में हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन को शायद वो टच ना करें। अगर पिच कोई आपको कुछ और
लुक ना दे रही हो, उसके हिसाब से या खुदा ना खास्ता कोई ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन या कुछ कोई इंजर ना हो गया। सो इंजरी की सूरत में मुझे कोई चेंजेस नज़र आ रही हैं। एक आध चेंज अगर वो करना चाहेंगे डिपेंडिंग के वो पिच कैसी है उसको देख के कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मेरे नज़दीक वो एक मजबूत स्क्वाड। So they'll go with the same combination. मेरे नज़दीक लगता है यही। सर वैसे जस्ट यू नो हैव योर ओपिनियन, जो कल मैच हुआ ये ऑस्ट्रेलियन सोइल की पिच पे मैच हुआ, तो क्या ज़रूरत थी इस तरह की पिचेस के ऊपर इतने दो बड़े बड़े मैचेस कराने की? देखिए ये हम पहले भी डिस्कस किया था कि देखें आपका PSL एक ऐसा ब्रांड है कि इसको ना आपको हर्ट नहीं होने देना चाहिए। आप देखें कि तमाम जो दोनों टीमें खेल रही थी उनके कैप्टन्स ने उनके बैटर्स ने इस चीज़ का तो खदशे का इजहार किया है कि पिच वाज नॉट गुड फॉर बैटिंग, इसीलिए उन्होंने स्ट्रगल किया और ये लो स्कोरिंग मैच हुआ। अब मुझे ये फील हो रहा है कि शायद क्रिकेट बोर्ड के जहन में ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी सॉइल है हमने बहुत ज़्यादा पिचेस अपनी सॉइल से बना के हमने कोशिश की है, लेकिन उसमें बाउंस नहीं आता। अब क्योंकि ये फॉरेन क्यूरेटर को इन्होंने हायर किया है और इनके पास ऑस्ट्रेलियन सॉइल वगैरह मंगा के, ऑस्ट्रेलियन सॉइल में ये है कि थोड़ा सा बाउंस है, जैसे हमने देखा कि फास्ट बॉलर को पीछे से भी बाउंस मिल रहा था क्योंकि अभी सेटल नहीं थी पिच, इसलिए थोड़ा सा कई जगह पे झोल था, आगे जब बॉल गिरती थी वो लो रह जाती थी, कहीं स्पिन ज़्यादा हो जाता था, कहीं स्पिन नहीं होता था। तो ये ऐसी टीमों पर मैच ज़रूर करवाएं आप, लेकिन मेरे नज़दीक पहले ट्राई आउट होनी चाहिए ऐसी सर्फेसेस कि हाँ जी ये किस तरीके से बिहेव कर रही हैं। सो प्रॉब्ली वो काम नहीं हुआ, उन्होंने एक नई पिच के ऊपर खिला दिया जो आई थिंक दोनों जो दो मैचेस यहाँ हुए हैं टीमों ने सफ़र किया इस पर। बिल्कुल सफ़र भी देखे और बहुत से किस्म के कितने डिफरेंट ओपिनियंस भी जनरेट हुए हैं जो कि हमने सोशल मीडिया पे भी देखे। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। लेजेंडरी बैटर और मेंटर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स सर विविन रिचर्ड्स का क्या कहना है, उन्होंने रिसेंटली एक मीडिया गुफ्तगू की है मीडिया में। How good a team you are, sometimes you lose, and when you lose it's going to depend on how well we come back. We are certainly down at present but not out, and so long as we continue to believe that we have a team that can do justice to the Quetta Gladiators, I honestly believe that we can go all the way. But that's not for me to speak about top order at the moment. We're just speaking about the morale of the team is still very good, and so long as the morale is good, we are capable of anything. सर विविन रिचर्ड्स का कहना है कि उनकी टीम जो है वो कम बैक करेगी, प्लेयर्स में कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, बस अगर वेन्यू चेंज होगा तो बेहतरीन परफॉर्मेंस सामने आएगी। जी सर। नहीं क्यों देखें रटीम का तो मोरल इसी तरह रखना चाहिए, जितने भी टीम के साथ इन्वॉल्व होते हैं चाहे मेंटोर हों या कोचेज़ हों, एक दो डिफीट से वो अपने आप को वो बिल्कुल नीचे नहीं गिरा देते, उनको यही अपनी टीम को भी लिफ्ट करना होता है और दूसरी टीमों को ये इम्प्रेशन नहीं देना होता कि हम डाउन एंड आउट हैं, हम अभी भी मैदान में मौजूद हैं। आई थिंक मार्क चैपमैन अगर टीम में वापस आ रहे हैं तो उनकी बैटिंग को ज़रूर तक़वियत मिलेगी और स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन भी हैं। पिछले जितनी भी सीरीज़ वो खेले हैं उसमें उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। एग्जैक्टली एक जो सऊद शकील की कप्तानी के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पहले सोचना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने भी ये सही कहा कि अब हमें इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए, हम आगे देखेंगे कि आफ्टर दी ये जो PSL हो जाती है उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन हमें सब कोई नज़र आ रहा है कि ये कोई डिसीजन इतना अच्छा नहीं था कि सऊद को कप्तान बनाया है। अब अगर सऊद कैप्टन बने हैं तो उनको डिलीवर करना पड़ेगा और उनको अपनी परफॉर्मेंस भी जो है उनको सामने लानी पड़ेगी कि जी मैं बिल्कुल वेल डिज़र्व कैप्टन मुझे बनाया गया था और मेरी परफॉर्मेंसेस से टीम जो है वो जीतने के काबिल हो सकती है या हो रही है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स का अगर सफ़र देखा जाए तो ग्लैडिएटर्स यूज्ड टू प्ले रियली वेल, और अभी भी जब स्टार्ट हुआ है PSL सीज़न 10 में तो दे वर लाइक नॉट ऑन द पेपर्स बट ऑन द ग्राउंड दे वर वेरी वेल। एकदम से फिर कॉन्फिडेंस लूज हुआ। देखिए एक तो मैं थोड़ा सा कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में बता दूं कि जो नदीम उमर उनके जो ओनर हैं उनकी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि क्योंकि जितने भी प्लेयर्स लोकल प्लेयर्स वो हायर करते हैं वो उनका एक अपना क्लब है, क्लब कराची क्लब के नाम से या कराची क्रिकेट क्लब के नाम से। ज़्यादातर प्लेयर्स वहाँ से खेलते हैं, वहीं से वो फर्स्ट क्लास में जाते हैं, वहाँ से जाके पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो उनको ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि उन्हीं प्लेयर्स के इर्द गिर्द अपने जो लोकल प्लेयर्स का हिसार बनाएं। लेकिन 3-4 प्लेयर्स उनको बाहर से लेने ही पड़ते हैं, वो फॉरेन प्लेयर्स ले लेते हैं।
लेकिन जो मुझे नज़र ये आ रहा था कि देखिए सरफराज के मुकाबले में अगर आप सऊद शकील को एज कैप्टन देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सरफराज जो थे वो T20 के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे और कप्तानी भी बहुत अच्छी करते थे। ये तो अभी सऊद शकील तो T20 में जगह ही नहीं बनती और आपने स्ट्रेट अवे उसको कैप्टन बना दिया, बट अब डिसीजन उनका उन्होंने बना दिया, तो सऊद शकील को इसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए और परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। सर होप फॉर द बेस्ट, आगे उनके मैचेस आने वाले हैं, देखेंगे कि कोयटा का कैडिडेट्स क्या करता है। मगर आज हम मैच पे जो बात कर रहे हैं, लाहौर वर्सेस मुल्तान में जो मैच होने वाला है, वी ऑल आर एक्साइटेड ओवर इट और हम चाहते हैं कि मुल्तान जो है वो ये मैच ज़रूर जीते। इट जस्ट बेस्ट वी आर सपोर्टिंग इट बिकॉज अभी तक उन्होंने पॉइंट्स टेबल पे अपनी ज़रा सी भी हिलजुल नहीं की और पॉइंट्स टेबल को भी ज़रा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आई थिंक जो आपने सही कहा कि अगर हम पॉइंट्स टेबल को देखें तो अभी तक कोई पॉइंट नहीं आ सकती है। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान 3 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो इसलिए उनके लिए तो लम्हा फिक्री है। आप देखें दूसरी टीमें ऊपर जा रही हैं। यूनाइटेड जो है टॉप पे है 8 पॉइंट्स के साथ, 4 मैच उनके हो गए हैं, आज इनका ये चौथा मैच हो जाएगा। अगर ये चौथा मैच खेलने जा रहे हैं और अगर आज भी ये नहीं जीतते तो 0 पे रहेंगे और आप इनके मुद्दे पर लाहौर कलंदर जो है वो एकदम से 6 पॉइंट पे चली जाएगी और यू नेवर नो लाहौर कलंदर ये मैच जीत जाए तो इसको डिस्टर्ब कर दे इस टेबल को और नंबर 2 पे चली जाए, क्योंकि इनका नेट रन रेट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा और हो सकता है ऊपर चली जाए। सो सुल्तान्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आज का ये मैच जीतें, ताकि अगर उन्होंने आगे कंटेंशन में रहना है, अगर कलंदर्स आज ये मैच जीत जाती है तो बड़ी सेफ वो रहेंगे। उनको फिर अनदर 2 से 3 मैचेस जीतने होंगे, जो रिमेनिंग मैचेस उनके रह जाएंगे तो वो टॉप 4 में तो फिनिश कर ही सकते हैं। वेर एज मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसको टॉप 4 में आना, क्योंकि फिर तो ऐसी पोजीशन में होंगे कि कोई मैच हार नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आज बहुत उनके लिए क्रूशल मैच है, आज का जीतना मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। सर मुल्तान सुल्तान के जो फ्रेंचाइज ओनर है अली तरीन, वो ये कहते हैं कि वो मे बी कमिंग ईयर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करें और मुल्तान सुल्तान मस्ट बी गोइंग टू समवेयर एल्स और मस्ट बी लाइक अ सोल्ड आउट। एक्चुअली देखें, मैं क्योंकि PSL के बहुत ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स इस अंदाज में हुए हैं उसके बारे में इतना तो मैं डीप इनसाइड नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये जो मॉडल है उसमें 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इस 10 सालों में ओनरशिप जो है वो डेफिनेटली टीमों के ओनर्स को मिली हुई है और दुनिया भर में यही मॉडल है। इवन IPL में भी मेरा ख्याल है यही मॉडल है कि उन्होंने ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उन फ्रेंचाइज ओनर्स को दी हुई है, क्योंकि एज BCCI और PCB वो ये भी देखते हैं ना कि अगर पॉपुलैरिटी गेन कर रही है ये लीग तो हमें कहीं ना कहीं 10 साल का जो इन्होंने मुआहदा किया था उसके बाद हो सकता है दूसरे स्पॉन्सर्स भी तो लाइन में लगे हुए हों, वो आपको ज़्यादा प्राइस देने के लिए भी वो खड़े हों। तो अगर ये अली तरीन इतने सेटिस्फाइड नहीं है, अगर वो सोच रहे हैं उनका अपना डिसीजन होगा। सो आई थिंक कोई दूसरा स्पॉन्सर जो है वो आके इस टीम को ले लेगा और जो भी प्राइस तय करेगी PCB, लोग खुशी खुशी देंगे इसको। सर वैसे भी मुल्तान की टीम में आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्लेयर फ्रॉम मुल्तान। That's so unfortunate. ये इश्यूज आपको सारी बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, दूसरी टीमों में भी नजर आएगा आपको। कोयटा मुल्तान बेसिकली 2 टीम ऐसी हैं, वो तो नजर आए। उसका रीज़न ये देखें, थोड़ी सी हमें रियलिटी को भी फेस करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे पास वो क्वालिटी क्रिकेटर्स मौजूद नहीं है। हमारे पास मुल्तान के चाहे इतना बड़ा वास्ट एरिया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल एसोसिएशंस हैं वो एम्पावर्ड ही नहीं है कि वो अपने ओन पे कोई चीज़ वहाँ करें, क्योंकि जब तक आपके लोकल लेवल के ऊपर उस टैलेंट पूल को जो वहाँ पर अवेलेबल है कोई उसको नर्चर नहीं करेगा, कोई उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोकल प्लेयर जो है वो एकदम से PSL में जगह बना ले? तो ये मुमकिन नहीं है, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा ना। उसको परफॉर्म सिर्फ उसी सूरत में कर रहे हैं कि उनकी एसोसिएशन फ़ाल हों, एम्पावर्ड हों और PCB उनको पूरा सपोर्ट करे कि जी ठीक है आप लोग अपनी शहर की या अपने जो रीजन की क्रिकेट जो है उसको अच्छे फुटिंग पे चलाएं और वहाँ से हम अच्छे प्लेयर्स लेकर आएँ। ना सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, PSL को भी हेल्प करेंगे। यही चीज़ बलूचिस्तान के लिए है, कोयटा के लिए है, कोयटा रीजन के लिए है, यही चीज़ आपकी भावलपुर रीजन के लिए है। जितने भी हमारे जो 16 रीजन्स हैं उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है, एसोसिएशंस की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने इलाकों में वो क्रिकेट को फ़रोग दें, यंग प्लेयर्स को ऊपर लेके आएँ, उनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाएं, डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग होगा तो बेहतरीन मॉडल एक सामने आ सकता है। सर आज अब न्यूज़ ऑफ द डे कौन सी है, मैं आपको बताना चाहिए। न्यूज़ ऑफ द डे ये है कि जो PCB है उन्होंने कहते हैं कि अपने इश्तिहारात दे दिए हैं हेड कोच के लिए। सर आप अप्लाई कर रहे हैं?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे क्या अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेड कोच मेरे अपने नज़दीक अब हम जिस एज में हैं उसमें, क्योंकि इसमें बहुत फिजिकल, बहुत डिमांडिंग जॉब है ये हेड कोच का, इट्स नॉट ईजी। ठीक है, पीसीबी ने हमेशा यही होता है कि जब आपका डिबैकल होता है, आप जो एग्जिस्टिंग कोच है उसको आप हटा देते हैं और उसके बाद आप ऐड कर देते हैं। देखिए जो मैं आपको बताऊँ, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है, जो इशू क्या है, इशू ये है कि देयर इज 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक स्कूल ऑफ थॉट का आता है कि आप लोकल प्लेयर्स को, यानी लोकल क्रिकेटर्स को, लोकल हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनको आप कोच बनाएं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, फॉरेन कोचेज जो हैं ज़्यादा मेथोडिकल हैं, ज़्यादा उन्होंने कोचिंग का एक्सपीरियंस है उनको, वो किया हुआ है। अगर आप मुवाजना करेंगे तो इसमें कोई गलती भी, मतलब कोई गलत बात भी नहीं कर रहे। दुनिया भर में भी हम देखें तो जो लेजेंड्स हैं वो वहाँ अपनी कंट्री के किसी भी के कोच नहीं है, और अगर वो कोच बने भी हैं तो वो भी नाकाम हुए हैं। देखिए, रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो भी हमारा फॉर्मर क्रिकेटर, जो लेजेंड, जो बड़े अच्छे तौर के ऊपर जिन्होंने कोई 80 मैच खेला हुआ, 100 टेस्ट मैचेस खेला हुआ, वो अपने आप को ये समझ लेता है कि जी जब मैंने क्रिकेट छोड़ दिया तो ये मेरा हक बनता है कि मैं कोच बनूंगा। देखें, आप जब एज ए प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, तो एज ए प्लेयर आप मतलब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोचिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इसमें आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, इसमें आपकी प्लेयर्स इंटरेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। देन आपकी जो ये आजकल के जो कोचिंग के प्रोग्राम्स आए हुए हैं, यानी कोचिंग के जो एजुकेशन है उसको हासिल करने की ज़रूरत है। देन आपका नीचे लेवल के ऊपर कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारा टॉप क्रिकेटर जो है वो नीचे तो कोचिंग करना ही नहीं चाहता। कोचिंग जब आप सीखेंगे तो आप ऊपर आके कोचिंग लेंगे ना। अब अपनी ईगोज के साथ ये जब आते हैं ऊपर, तो ऑब्वियसली जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लॉट है वो भी तो ईगोइस्टिक है ना, वो इस वक्त तो वो स्टार है। सो जब एक और एक्स स्टार उनके ऊपर आके बैठ जाता है और वो आगे उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो ईगो क्लैश हो जाती है। सो वहाँ इसलिए वो बनता नहीं। फॉरेन कोचेज ये नहीं करते, वो आके मेथोडिकली हर एक गैल्सबी और गैरी किर्सन के बाद आपको लगता है कोई फॉरेन कोच इधर आएगा पाकिस्तान में? मुझे जो जिस तरीके से ट्रीट किया गया है उनको, बड़ा नाम तो मैं नहीं समझता कोई भी आएगा। मे बी ये जो आपको PSL में आपको जो कोचेज फॉरेन नजर आ रहे हैं, हो सकता है इनमें से किसी एक आध से ये बात करके ऐड में उन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन रखी होंगी, क्वालिफिकेशन के ऊपर तो जितने भी कोचेस फॉरेन आए हुए हैं वो सब पूरा उतरते होंगे, क्योंकि वो क्रिकेट छोड़ने के बाद वो मैनेजमेंट के रोल में आ जाते हैं। वो निचले लेवल के ऊपर कोचिंग करते हैं। जब बॉब वुडमर आए थे तो उनका बड़ा ह्यूज एक्सपीरियंस था कोचिंग का। ये जब दूसरे जितने और फॉरेन कोचेस, चाहे डेव वॉटमोर हो, ये सब ने नीचे कोचिंग की हुई थी। हमारा तो कोई भी टॉप क्रिकेटर नीचे कोचिंग ही नहीं की हुई। आप मुझे बताएं ना, कोचिंग कैसे आप एक प्लेयर से हट के एकदम से आप हेड कोच बन जाएं, ये इट्स नॉट पॉसिबल। आपने मिसबा को 1 साल पूरा दे दिया था, इफ यू रिमेंबर, कुछ अर्सा पहले उसको हेड कोच, चीफ सिलेक्टर सब कुछ बना दिया। इट वाज अ फेलियर। 1 साल के बाद पता लगा कि ये तो हमारी क्रिकेट और नीचे has been on a special assignment too. वकार यूनुस has been like accountably 2-3 बार बने हैं। कोई ना वो फेल हुए हैं ना। मेरे अपने कहने का मतलब है कि दोबारा वही ट्राइड एंड टेस्टेड अगर आते रहेंगे तो मेरे अपने नज़दीक जो मेरे एक सोल्यूशन नज़र आता है, इट्स नॉट बैड टू हैव अ फॉरेन कोच, लेकिन उसके साथ आपका एक लोकल कोच लग के उसको डेवलप करना चाहिए। और लोकल कोच भी हो, चाहे वो टॉप स्टार हो या जो भी हो, उसको फिर कोच की एजुकेशन, उसकी सारी की जो पैराफर्नेलिया है उसको फॉलो अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप पूरे प्लान्स बनाने पड़ते हैं आपको। 2 months 3 months आपने अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम देखा, आपने देखा कहाँ आप किस जगह पे जा रहे हैं, आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स कितना है, उनको सामने रखते हुए आपको बड़ा ब्रॉड बेस्ड प्लान बनता है। और उसके बाद जाके आप हमारे यहाँ तो मेरा नहीं समझता कि कोई भी इतना केपेबल है कि वो ये चीज़ कर सके। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं तो डील कर चुका हूँ ना इन लोगों को। दुनिया में इतनी लीग्स हो रही हैं, IPL इज गोइंग ऑन और फॉरेन कोचेज वहाँ लगे हुए हैं। अब फॉरेन कोचेज लीग में इतना कमा लेते हैं, व्हाई दे वुड बी ऑप्टिंग कोचिंग